नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इंडिया ईरान टाइज के बारे में। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि ईरान ने एक रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट इंडिया से वापस ले लिया है, बट इस आर्टिकल में एक अलग एस्पेक्ट दिया हुआ है। अच्छा आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर यह आर्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से संबंधित यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का असम में आई फ्लड्स के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ईरान और इंडिया टाइज के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई कि छबार पोर्ट से लेके जाहिदान के बीच रेल ट्रैक बिछाने के काम का इनाग्रेशन किया गया ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, देखो पहले ये प्रोजेक्ट इंडिया को कंप्लीट करना था, इंडिया की इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी को कंप्लीट करना था। मतलब ईरान ने ये प्रोजेक्ट अब इंडिया से वापस ले लिया है। ईरान अब खुद से इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, बट ईरान ने क्लैरिफाई किया उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की जो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है वो फ्यूचर स्टेज में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती है। इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। क्वेश्चन अब ये उठता है कि आखिरकार ईरान के पॉलिसी मेकर्स क्या प्लान कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं इंडिया इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे या फिर वो नहीं चाहते हैं? ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्यों? मतलब पहले इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने इंडिया से इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया है, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लेटर स्टेजेस में इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है। देखो थोड़ा बैकग्राउंड हम जानते हैं। 2003 के बाद से इस प्रोजेक्ट को लेके बातचीत स्टार्ट हुई थी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। अब देखो अफगानिस्तान आपको पता है एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से टच नहीं होता है। तो अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने माल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए। तो 2003 से ही ये बात समझ में आ गई थी ईरान को, अफगानिस्तान को, इंडिया को कि अगर छबार पोर्ट डेवलप होता है तो इससे तीनों देशों को फ़ायदा होगा। लेकिन देखो 2005 से लेकर 2013 के बीच ईरान के ऊपर यूएसए के काफ़ी कड़े सैंक्शंस थे। इस वजह से छबार पोर्ट को लेके कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। लेकिन जैसा आपको पता है 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे और छबार पोर्ट को लेके एमओयू साइन हुआ। ये एमओयू प्रधानमंत्री मोदी की 2016 की ईरान यात्रा के दौरान साइन हुआ था। इस एमओयू में ये डिसाइड हुआ था छबार पोर्ट में जो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है यहाँ पर इंडिया 2 टर्मिनल्स को ऑपरेट करेगा एज ए फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद देखो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने के लिए 3 देशों के बीच, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। वैसे देखो $85 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के अलावा इंडिया ने यह भी कहा हम पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स के लिए $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। फेज 1 को ऑपरेशनल कर दिया गया 2018 में और इंडिया के जो वीट शिपमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में भेजे जा रही हैं अभी इस रूट की सहायता से। समझ गए? ये रूट है, आप मैप में देख सकते हो। यहाँ से 2018 के बाद से इंडिया से वीट के शिपमेंट्स भेजे जा रहे हैं अफगानिस्तान में। अभी यहाँ पे रेल ट्रैक नहीं है, इसी को लेके अभी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखो छबार पोर्ट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा प्लान किया गया था। बट 2018 में यूएस इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, फिर से सैंक्शंस लग गए ईरान के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट जो है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो डिले हो गई। इंडिया ने वैसे तो देखो यूएसए के साथ नेगोशिएट किया और इंडिया के कहने पर यूएसए ने
हमें वेवर दे दिया, मतलब यूएसए ने हमें छूट दे दी, छबार पोर्ट को लेके आप ईरान के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि इससे अफगानिस्तान की डेवलपमेंट भी जुड़ी हुई है। बट देखो, वेवर तो इंडिया को मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट फिर भी डिले होता रहा, क्योंकि यूएस की जो ट्रेजरी है इन्होंने काफ़ी डिले किया। रेल ट्रैक बिछाने के लिए हैवी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने थे, जैसे रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स, मोबाइल हार्बर क्रेन्स, इन सब को इंपोर्ट करने में समय लग गया, क्योंकि यूएस की ट्रेजरी ने क्लियरेंस नहीं दी। रेल ट्रैक के संदर्भ में देखो, एक और फाइनेंसिंग एमओयू साइन हुआ था, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि इंडिया $500 मिलियन के रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ $150 मिलियन का स्टील रेल ट्रैक भी प्रोवाइड करेगा। और देखो, खास बात यह है, अभी जो ईरान अपने आप से ये रेल ट्रैक बिछा रहा है, छबार से लेके जाहिदान तक, इसमें जो रेल ट्रैक्स यूज होंगे वो इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड किए हुए हैं। ईरान का काम तो देखो सिर्फ इतना डिसाइड हुआ था कि लोकल वर्क, जैसे लैंड लेवलिंग, रेल ट्रैक बिछाने के लिए लैंड ऊबड़ खाबड़ था तो उसकी लेवलिंग ईरान को करनी होगी, लोकल प्रोक्योरमेंट ईरान को करनी होगी। बट ये एमओयू इंडिया की इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ईरान की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये अब एक्सपायर हो चुका है। रीजंस जैसे हमने डिस्कस किए, डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से, और उसका एक रीज़न है यूएसए के सैंक्शंस। यूएसए की जो ट्रेजरी है काफ़ी डिले कर रही थी हैवी इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट में, लेकिन और भी रीजंस हैं। वैसे यूएसए ने हमें वेवर दे दिया था कि आप छबार पोर्ट को लेके कोऑपरेट कर सकते हो, बट ईरान की एक कंपनी खताब अल एनबिया ये कुछ काम कर रही थी रेल ट्रैक में, बट यूएसए ने इस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो हमने कहा ईरान से, आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दीजिए। ईरान की तरफ से भी डिले हुआ। इसके साथ साथ देखो, एक और रीज़न है जिसकी वजह से ईरान अब खुद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब ईरान के जो एम्बिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले प्रोजेक्ट सिर्फ इतना था, छबार से लेके जाहिदान तक का। यहां पे मान लीजिए छबार है तो यहां पे जाहिदान है, बट अब ईरान का एम्बिशन ये हो गया है कि इस रेल ट्रैक को तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर तक एक्सटेंड किया जाए। इसके साथ साथ इस रेल ट्रैक को, जो ये कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से जो ईरान के एम्बिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ईरान चाहता है हम खुद ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड भी करेंगे। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं, अगर देखो ईरान ने हमसे ये प्रोजेक्ट वापस लिया है तो इसके लिए सिर्फ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीधा सीधा इंडिया को दोष देना कि इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, ये गलत है। कई बार आपका एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस पर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है, 2011 में 7 इंडियन कंपनीज का एक कंसोर्टियम, जिसको लीड किया जा रहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यानी सेल के द्वारा, इस कंसोर्टियम ने अफगानिस्तान के हाजीगाक में माइनिंग राइट्स के लिए सक्सेसफुली बोली लगाई। यहाँ पर आयरन और काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं अफगानिस्तान के हाजीगाक में। बट देखो, काम स्टार्ट नहीं हो उस काम, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया प्रोजेक्ट तो ले लेता है लेकिन काम नहीं करता। बट ये समझने की आवश्यकता है, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे अगर हमारे इंजीनियर्स काम करेंगे तो तालिबान के द्वारा उनके अपहरण का खतरा बना रहता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हाजीगाक माइन में काम रुका हुआ है। इसके बाद देखो, आर्टिकल में एक अलग एस्पेक्ट की बात की जाती है। जनवरी 2016 में जब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए थे, चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ईरान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ईरान को प्रपोज किया था एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम।
इसमें चाइना इन्वेस्ट करेगा काफ़ी सारा पैसा ईरान में और ईरान से ऑयल एंड गैस भी खरीदेगा कंसेशनल रेट पर। बट देखो उस समय ईरान के रिश्ते थोड़े बहुत यूएसए के साथ ठीक होने स्टार्ट हुए थे जब तक ओबामा थे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ओबामा बैलेंस करना चाहते थे मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को। ओबामा चाहते थे सऊदी अरेबिया के साथ तो यूएसए की दोस्ती है ही, लेकिन ईरान के साथ थोड़े से रिलेशन ठीक होंगे तो मिडिल ईस्ट में यूएसए के इंटरेस्ट को बैलेंस आउट किया जा सकता है। बट देखो 2016 के अंत में इलेक्शंस होते हैं, ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। ट्रंप ईरान को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ईरान को धमकी देनी स्टार्ट कर दी, ये न्यूक्लियर डील घटिया है, हम इस न्यूक्लियर डील से बाहर आ जाएंगे। रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो गए और अंत में 2018 में यूएसए इस डील से बाहर आ गया और अभी ईरान के ऊपर बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो 2016 के बाद से ही ईरान ने चाइना के साथ इस डील को साइन करने में डिले किया, क्योंकि ईरान को लगता था चाइना के करीब अगर हम जाएंगे तो यूएसए इससे और ज़्यादा नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं ईरान को उम्मीद थी कि रिश्ते यूएसए के साथ इंप्रूव होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार चाइना के करीब चला गया ईरान। चाइना के साथ अब खबर आ रही है $400 बिलियन की एक डील साइन की है। बट देखो इसको लेके भी ईरान में अभी काफ़ी ज़्यादा विरोध है। ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इस डील से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखी हैं। चाइना की इमेज भी ईरान में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखो यूएसए चाइना का दुश्मन है और ईरान का भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात है। ईरान को लगता है यूएसए के सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए हमें चाइना की आवश्यकता है और चाइना देखो वैसे भी सुपर पावर बनना चाहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने पाले में करना चाहता है चाइना। और इस डील से चाइना को तो फ़ायदा ही होगा, सस्ती दरों पर ईरान से ऑयल और एनर्जी मिलेगी। बट ईरान में एक हार्डलाइनर वर्ग ऐसा है जो कहता है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो मर्केंटलिस्ट वाली हैं, मतलब चाइना अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है, इससे चाइना फ़ायदा प्राप्त करना चाहता है इस डील से। मर्केंटलिज्म की पॉलिसी में क्या होता है, देश अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना चाहता है सब्सिडी देके, आसान टैरिफ देके या फिर अपनी फर्म्स को सपोर्ट करके। वही चाइना फिलहाल कर रहा है ईरान में। ईरान ने बेशक चाइना के साथ डील साइन की हो, लेकिन अभी भी ईरान के एक वर्ग को ऐसा लगता है इस साल के अंत में यूएसए में जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो बिडेन जीत सकते हैं इलेक्शन, और वो अगर यूएसए के राष्ट्रपति बनेंगे तो ईरान के साथ यूएसए की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आएगा। लास्ट में कंक्लूजन में दो बातें बोली जाती हैं। इन लास्ट 2 ईयर्स यूएसए और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईरान के एक कमांडर की ड्रोन स्ट्राइक से हत्या करवाई गई इराक में यूएसए के द्वारा। हौथी रिबल्स जो ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया में काफ़ी सारे मिसाइल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के लिए फ्यूल तैयार करने की फैसिलिटी, यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी, ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ पर अटैक हुआ और संभावना ये जताई जा रही है इजराइल और यूएसए की एजेंसीज ने ईरान की इन क्रिटिकल लोकेशंस पर अटैक करवाया, इनको डैमेज करने की कोशिश की। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ईरान बिल्कुल चाइना के करीब जा रहा है। ईरान के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, लेकिन ईरान अभी भी थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करेगा कि इस साल के अंत में जो यूएसए के इलेक्शंस होंगे उसमें अगर जो बिडेन जीतते हैं वो अपनी ईरान पॉलिसी में अगर बदलाव लाते हैं तो ईरान चाइना के करीब नहीं जाएगा। अभी भी ईरान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम बिल्कुल चाइना के साथ चले जाएं और कहीं ऐसा ना हो यूएसए इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए और जो सैंक्शंस अभी हमारे ऊपर लगे हुए हैं वो फ्यूचर में भी लगे रहें। ऐसा ईरान नहीं चाहता, इसलिए ईरान थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहता है।
इसके बाद बात करें इंडिया के एंगल की। देखो, ये बोलकर कि इंडिया के लिए रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, लेटर स्टेजेस में इंडिया इस रेल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, चबार पोर्ट से लेके जाहिडान तक रेल ट्रैक बिछाने का। तो ईरान ने एक सिग्नल दिया है कि इंडिया ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखो, इंडिया एक ऐसा देश था जो यूएसए से चबार पोर्ट के लिए कोऑपरेशन के लिए वेवर हासिल करने में कामयाब रहा। मतलब यूएसए ने छूट दे दी थी इंडिया को कि आप चबार पोर्ट डेवलप कर सकते हो, इस पर हमारे सैंक्शंस एक्टिव नहीं होंगे। तो ईरान को इंडिया की इंपॉर्टेंस पता है। बट देखो, इसके साथ साथ इंडिया को अपना ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव करने की आवश्यकता है। नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो साइन किए हैं, जैसे नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी समय लगता है, प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, कीमत जो है प्रोजेक्ट की वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से पड़ोसी देशों में ये बिलीफ इमर्ज होकर आता है कि इंडिया वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करता है, लेकिन चाइना डिलीवर करता है। अगर देखो, हमें नेबरिंग कंट्रीज में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो इंप्लीमेंटेशन जो रेट है उसे इंप्रूव करना होगा। जल्द से जल्द जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना होगा। और ईरान के साथ हमें पॉलिटिकली एंगेज रहने की आवश्यकता है। दोनों को एक दूसरे की सेंसिटिविटीज समझने की आवश्यकता है, कंपल्सन्स समझने की आवश्यकता है। इससे रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूजीसी की गाइडलाइन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, यूजीसी ने 6 जुलाई को गाइडलाइंस जारी की कि यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए सितंबर 2020 से पहले पहले। यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस दी गई कि बेशक आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए या फिर फिजिकल इन प्रेजेंस पेन पेपर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करवाइए। यूजीसी ने नोटिस में ये भी कहा, अभी तक 182 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट भी कर लिए हैं। 234 अभी प्लान कर रही हैं अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। बट देखो, यूजीसी की इन गाइडलाइंस का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस आर्टिकल में राइटर्स काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हैं यूजीसी की इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट। सबसे पहला आर्गुमेंट तो ये दिया जाता है, देखो अभी यूनिवर्सिटीज़ सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। काफ़ी सारे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम तो ऑलरेडी कंडक्ट हो ही चुके हैं, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट होना बाकी था। क्या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और पुरानी सेमेस्टर्स में परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को पास नहीं किया जा सकता था? क्योंकि देखो, डिग्री में सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स काउंट नहीं होते, सभी सेमेस्टर्स के जो मार्क्स हैं वो जुड़ते जाते हैं। इसके लिए इतना ज़्यादा रिस्क क्या लेने की आवश्यकता है? 10 लाख कोरोना के केसेस ऑलरेडी हमारे देश में हो चुके हैं, पता नहीं सिचुएशन कैसी होगी सितंबर तक। दूसरा आर्गुमेंट देखो ये दिया जाता है, अगर देखो पुराने सेमेस्टर्स में परफॉर्मेंस के आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को डिग्री दे दी जाती तो बच्चे अभी तक एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेते हैं, बच्चे काम में लग जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक डिग्री नहीं मिली है, उनको बोला गया है कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो इतना सारा समय बच्चों का वेस्ट हो जाएगा पढ़ने में। एक अनसर्टेनिटी का माहौल है अभी भी बच्चों में कि एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजीसी की इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में गई है। पता नहीं कोर्ट का वर्डिक्ट अब कैसा आएगा। तीसरा आर्गुमेंट, देखो पेन पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना मुश्किल है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, बट देखो सभी घरों में माहौल एक जैसा नहीं होता। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी तो इश्यूज हैं, इंटरनेट का इशू, लैपटॉप का इशू। क्या यूजीसी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है? शायद नहीं दिया है। इसके अलावा देखो एक और चीज़, ऑनलाइन जब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो मतलब ये ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, कोई भी किताब खोल के देख सकता है ना, तो काइंड ऑफ ये ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। हमारे देश में अभी भी
टीचर्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो ओपन बुक एग्जाम के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकें। अभी भी जो मानसिकता है वही है, बच्चों की जो फैक्ट्स को रिकॉल करने की क्षमता है उसको चेक किया जाए। देखो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके आधार पर बच्चों को मार्क्स दे दिए जाते हैं, बच्चे का भविष्य तय हो जाता है कि उसकी फैक्ट्स को रिकॉल करने की क्षमता कितनी है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, लेकिन राइटर का ये कहना है आपको देखो चेक करना है तो ये चेक कीजिए बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है उन फैक्ट्स को यूज करने की। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप पूछिए, ना कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन हमारे जो एग्जाम हैं अभी भी फैक्ट्स सेंट्रिक हैं और यूजीसी की ये गाइडलाइंस उसमें एडिशन ही करती हैं, इसको डाइल्यूट नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का हवाला दिया गया है यूजीसी के द्वारा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। अगर हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट करने ही होंगे। तो इसके जवाब में राइटर्स कहते हैं कि भैया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में टीचर को बहुत ज़्यादा ऑटोनमी दी जाती है बच्चों को असेस करने की, वो ऑटोनमी हमारे देश में नहीं दी जाती है। आपको याद होगा यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित कल हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनमी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, सेंट्रलाइज ढंग से डिसीजन लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यूनिवर्सिटीज़ के कामकाज में। इसके साथ साथ राइटर देखो ये भी बोलते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ऑर्डर पास करना ये भी सही नहीं है। हमारे देश में देखो अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनका देखो एक ही कैंपस होता है, फॉर एग्जांपल जेएनयू। तो अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सबके लिए सेम ऑर्डर नहीं पास कर सकते क्योंकि सेम साइज सबको फिट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो कुछ राज्यों ने मना कर दिया है कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, जैसे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। इन्होंने ऑलरेडी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे और बाद में यूजीसी का ऑर्डर आना ये एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है। तो कंक्लूजन में राइटर्स के द्वारा ये कहा जाता है यूजीसी अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करें क्योंकि ये जो निर्णय है ये गलत है। यूजीसी का काम पहले सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रोवाइड करने से संबंधित हुआ करता था, लेकिन 1956 के एक्ट में कुछ पावर्स दी गई थी यूजीसी को, उसका इस्तेमाल करके समय के अनुसार यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदरूनी कामकाज को भी रेगुलेट करने लगी। उसी का ये एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटीज़ को एक टाइमलाइन देना कि आप इसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को अपने आप से काम करने देना चाहिए। लोकल कंडीशंस के हिसाब, लोकल सर्कमस्टांसिस को देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम कर सकती हैं अगर उनके पास ऑटोनमी हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल असम फ्लड्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अप्रैल के लास्ट वीक में असम के मुख्यमंत्री ने स्टेट की फ्लड प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया था। मतलब असम कितना तैयार है फ्लड्स का सामना करने के लिए, क्योंकि देखो पिछले बहुत सारे सालों से असम में हर साल मानसून सीजन में बाढ़ आती ही आती है। बट देखो एक महीने बाद ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एम्बैंकमेंट को तोड़ते हुए पानी बाहर निकल गया और अब असम में एक बहुत बड़ा एरिया बाढ़ के चपेटे में है। मतलब असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए थे उनको नहीं फुलफिल किया गया। इसी वजह से इस साल भी बाढ़ आ गई असम में। अभी तक 65 लोगों की जान जा चुकी है। 26 जिले असम के प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से। 35 लाख लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क 90% पानी में सबमर्ज्ड है। देखो, असम में बाढ़ आने का जो सिलसिला है ये नया नहीं है। इवन आज़ादी से पहले भी असम में बाढ़ आया करती थी हर साल, बट उस समय ज़्यादा टोपोग्राफी का नहीं पता हुआ करता था। रिवर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, किस प्रकार से रिवर में पानी
किस सीजन में बढ़ जाता है, किस सीजन में घट जाता है, ये नहीं पता था। टोपोग्राफी के बारे में नहीं पता था, असम की टोपोग्राफी कैसी है। तब तो देखो एक्सक्यूज दिया जा सकता था कि प्रशासन को अभी पता नहीं है क्या स्टेप्स लेने हैं। बट देखो अब काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र रिवर में बाढ़ रोकने के लिए स्टेट क्या करता है, इम्बैंकमेंट लगा देता है ताकि पानी उस इम्बैंकमेंट को तोड़ के बाहर ना निकले। बट देखो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो अपने रास्ते को बार बार चेंज करती है। अभी यहां से बह रही है तो यहां से बहेगी, मतलब समझ रहे हो, रास्ता चेंज होगा तो इम्बैंकमेंट टूटेगा, इस वजह से पानी बाहर निकलेगा और बाढ़ आएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए इस बाढ़ के सिलसिले को रोकने के लिए। वैसे देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो भूमि को और ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, इससे भूमि की जो पैदावार है वो बढ़ती है, फसलें ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन देखो इतने सारे लोगों का जान माल का भी तो नुकसान होता है ना। इसके बाद आप गुवाहाटी का केस लीजिए। गुवाहाटी का एक बड़ा हिस्सा अभी फिलहाल पानी में डूबा हुआ है और देखो हर साल ऐसा होता है क्योंकि गुवाहाटी की जो शेप है वो एक कटोरे की तरह है और बीच में है गुवाहाटी, यानी चारों ओर से पानी आ जाता है गुवाहाटी में। इवन मेघालय में भी जो बारिश आती है उसका पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। बट क्वेश्चन यही उठता है कि भैया आपको पता है ना कि क्या टोपोग्राफी है गुवाहाटी की, तो फिर आप दूसरे स्टेट से बात कीजिए और कुछ प्लान बनाइए कैसे गुवाहाटी में बाढ़ आने से रोका जा सकता है। और एक रीज़न वैसे देखो ये भी है, गुवाहाटी में जो डेवलपमेंट हुई है काफ़ी ज़्यादा अनप्लान्ड है। पहले ड्रेन्स हुआ करती थी, पानी थोड़ा बारिश का निकल जाया करता था, लेकिन इंक्रोचमेंट हो चुकी है, ड्रेन बंद पड़ी हैं, वेटलैंड भी इंक्रोच्ड हो चुके हैं, इस वजह से पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो सकती और बाढ़ आ जाती है हर साल। आवश्यकता ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलके जिनका बेसिन आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के कोर्स में, उनके साथ मिलके एक अच्छा सा प्लान बनाए ताकि इस बाढ़ के सिलसिले को रोका जा सके। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया असम में बाढ़ से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है, 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।